जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की बुक है जो कि यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की गई। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाला। इस बुक में अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र और तथ्यात्मक नोट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि एलटी परीक्षा की दृष्टि में रखकर लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें समावेश भी, जितने भी पूर्व के क्वेश्चन आपका परीक्षा में आए हुए हैं वो भी इसमें समाहित किया गया है। इस बुक में पूरी व्याख्या के साथ दिखेगी आपको इसमें, और ये जीआईसी परीक्षा के लिए भी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट करा दिया था, जिसमें कि हमने संपूर्ण भारतीय संविधान को कंप्लीट किया था एक वीडियो में। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आज इस सेकेंड पार्ट में प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। इसी तरीके से इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे को हम बहुत जल्द कंप्लीट कराएंगे। आप लोग क्लास को दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं प्राचीन इतिहास। इधर पूर्व परीक्षा प्रश्न जो पूछे गए हैं वो दिया गया है व्याख्या के साथ पूरा, और इस साइड में आपको तथ्यात्मक नोट्स देखने को मिलेगा उससे चैप्टर से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, पूर्व परीक्षा प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड तथ्यात्मक नोट्स देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसके बारे में बोला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी में क्या है? देसलपुर। तो दोस्तों, देसलपुर हड़प्पी पुरास्थल जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। हुलास जो है ये सहारनपुर में स्थित है। ये हुलास जो और ऑप्शन में दिख रहा है ये सहारनपुर में है। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में स्थित है। और मांडी कहाँ स्थित है? ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये सब हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में ये सब स्थित है। और मांडा नामक जो हड़प्पी पुरास्थल जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, घग्गर नदी पर स्थित है। ये हड़प्पी पुरास्थल बनावली जो है हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के बनावली गांव से संबंधित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पीय तथा उत्तर हड़प्पी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्थल की खुदाई पुरातात्विद आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में प्रायः मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या है? मांडा करता है। ये हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू और कश्मीर में अवस्थित। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी तरह दक्षिणी सीमा में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा पश्चिमी सीमा में सुतकागेर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके द्वारा सीमा निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बी में है, धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है स्थल। ठीक है। और पहले स्थान पर राखी गढ़ी आती है। ठीक है, राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से आपको मिलेंगी। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी कि रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मांडी। तो वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अब तथ्यात्मक नोट्स देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। सैंधव सभ्यता का आकार जो है कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में समाधि R37 है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है तथा भट्ठी प्राप्त हुई है यहाँ से। तो चनहुदड़ो को किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है यहाँ से। कहाँ से? चनहुदड़ो से किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। कहाँ? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जहाज़ों की गोदी यानी कि डार्क यार्ड है यहाँ पर। कालीबंगा जो है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में, ये आपका हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था ये। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे तथा कालीबंगा के भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें तथा मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा नगर जो है 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये। सुरकोटदा के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो कि वर्तमान में अहिल्या नगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है ये दैमाबाद। रोपड़, जो कि पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास से सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का साक्ष्य मिला है। हुलास से देसलपुर, जो कि गुजरात में है, वहाँ से रक्षा प्राचीर मिला है। सूतकांगेन डोर जो है स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्त यानी या फिर दाश्क नदी के किनारे स्थित है ये। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद, जो कि पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है बनावली, हरियाणा में। बनावली की सड़कें जो है नगर को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है मांडा। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सैंधव काल में सर्वाधिक जो मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। लोथल, कालीबंगा और बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण वहाबलपुर से मिले हैं। ये हो गए दोस्तों आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम वैदिक काल की ओर मूव करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कठोपनिषद में मिलता है ये। नचिकेता जो आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें यम द्वारा नचिकेता को ब्राह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया था। व्याख्या देखिए, शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में मलेच्छ उन्हें कहा गया जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा भाषी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसके 10 मंडल है, जिसमें कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद संहिता की शाकल शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 रूपों में किया गया है। पहला रूप है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम जो है पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक अष्टक यानी कि 8 अध्याय के हैं। नोट देखिए, तो प्रथम कथन में ऋग्वेद के 1028 संस्करण बताए गए हैं, जबकि संस्करण के स्थान पर सूक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी को माना है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एक और दोनों सही है इसके हिसाब से अगर देखा जाए यूपी पीसीएस आयोग द्वारा। ठीक है, तो यानी कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं और इसके अलावा ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ये दोनों को माना गया है उत्तर। अगला प्रश्न है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद में है ये। तो पवित्र गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सावित्री या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाजसनेयी। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा माध्यान्ह संहिता को ही वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को दो शाखाएं यानी कि काव्य तथा माध्यान्ह यानी कि धंतव है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा, कुभा या फिर क्रुमु। कुभा और क्रुमु, ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा जिसे कि काबुल बोला जाता है और क्रुमु जिसे कि कुर्रम और गोमती जिसे कि गोमद बोला जाता है तथा सुवास्तु जिसे कि स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वैदिक काल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। तो वैदिक शब्द जो है वेद से बना है तथा वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का सर्वाधिक उपयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक आर्यों की पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। सिंधु नदी को हिरण्याई कहा गया है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्राह्मश्री देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम क्या रखा है? मध्य देश रखा है। तो 1400 ईसा पूर्व के बोगजगोई जो कि एशिया माइनर में स्थित है के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र तथा नासत का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल जो है प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के अधिकांश सूक्त जो हैं सोम को समर्पित हैं। ये शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहा जाता था, होता। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र
एवं कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद गध एवं पथ दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पग तथा गध दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं जो है तैत्तिरी, काठक, मैत्रेयी तथा कठ कपिस्थल है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मक कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिप्पलाद जो कि अपूर्ण रूप में उपलब्ध है और शौनक जो कि पूर्ण रूप में उपलब्ध है। ये याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मंडोकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये कथन दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा, यानी कि चारों कथन सही है। महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये चारों कथन यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, देख लेते हैं व्याख्या इसकी कि ये जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान बोधगया, वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार, ये सब सही है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था। उरुवेला बोधगया से वे पहले ऋषिपतन जो कि वर्तमान सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुशीनगर में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मच्छों खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी वहां पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण या फिर महापरिनिब्बान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर डी है, सुभद्र। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर मच्छम भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, महाकश्यप द्वारा, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका प्रथम बौद्ध परिषद, ये बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर या जो कि राजगीर में स्थित है की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप या फिर महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। आनंद और उपाली भी उपस्थित हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया।
आनंद तथा उपाली ये क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ? वैशाली में दी गई थी। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज या फिर कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे ये वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग कितनी थी? 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात हुई। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। राजगृह में बुद्ध ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। ज्ञान प्राप्ति के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में सुमद को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु या फिर भिक्षुणी जिसे बोलते हैं, तथा उपासक या फिर उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय रथवीर या थेरवादी कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय क्या कहलाया? महासांधिक कहलाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृति को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है उसको जातक कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नाल्ड
ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी? परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। अब हम जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही है, भद्रबाहु। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, जैन से संबंधित है ये। तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही, अहिंसा। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन धर्म का। तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सम्मेद शिखर। तो ये जो है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म जो है वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 यानी कि 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्याचार में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें यानी कि 84th डेज में आपका कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, मखलीपुत्र। तो मखलीपुत्र जो हैं प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिखाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद या फिर भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अब जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। तो जैन शब्द संस्कृति के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। ठीक है, ऋषभनाथ एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ? काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला अथवा विदेहता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को जिरिम्भक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन
अर्हत जिसे कि योग्य बोलते हैं, जिन यानी कि विजेता, तथा निग्रत यानी कि बंधन रहित कहलाएं। महावीर स्वामी का उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया था। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जो है जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखलीपुत्र गोसाल का मत नियतिवाद या फिर भाग्यवाद कहा जाता है। मखलीपुत्र गोसाल के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 72 वर्ष की आयु में राजगिरी जो कि राजगीर में के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। 5वां व्रत क्या ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अड़ुव्रत के रूप में वृहत हुआ। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनत के नाम से भी जाना जाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे समर कहते हैं। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाएं, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में वल्लभी जो कि गुजरात में है, देवधी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैन साहित्य को आगम जिसे कि सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो राजनीतिक दशा स्थिति थी उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे कोसल महाजनपद ने विजित किया। बाद में इसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग जब सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यह पता नहीं चल पा रहा है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा डी नंबर माना गया, यानी कि शिशुनाग को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो
ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है, अवंतिका नाम था। तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। पुराणों में उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में स्थित था ये। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराट नगर थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्धचंद्राकार है। इसका व्याख्या देखिए, तो प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अजातशत्रु ने। तो मगध का शासक अजातशत्रु, जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व का शासन था, अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, जो कि कौशंबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न था, उसने कर दी थी। तो अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक जो स्थिति थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखा जाए तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुतिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। प्रयागराज एवं कौशंबी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासव दत्ता की कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के सीमावर्ती भूभागों में स्थित था। पांचाल महाजनपद जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद आदि के जिलों को मिलकर बनता था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कंपिल्ले थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। ये प्रघोत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रघोत बौद्ध बन गया। गंधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? पुष्कलावती था। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। बुद्ध घोष की टीका सुभंगल विलासिनी से विज्य संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में बिंबिसार को
श्रेणिक कहा गया था। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुड़िक जो है अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व के नाम से मगध का शासक हुआ था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना था। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। किसको? महापद्मनंद को। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, धनानंद। अब हम दोस्तों देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र का संबंध जो है मौर्य वंश से ना होकर शुंग वंश से था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और जो ऑप्शन में दिया गया है बिंदुसार, कुणाल, अशोक, ये सब मौर्य वंश से संबंधित शासक थे। ठीक है, बिंदुसार, अशोक तथा कुशाल का संबंध मौर्य वंश से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ये चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी सही है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पगखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजऋषभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम जो है चाणक्य गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त तथा एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प नंबर सी जो है विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी से ये मित्र था, मित्र। तो ये सुहृद मित्र जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान है, राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उनकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 12वां शिलालेख। तो अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। धेमेंद्र कृत बृहत्थामंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में
विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोशाकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो कि जिसमें कि स्वामी आमत्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस इल प्रिंसिपे से की जाती है। जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा मिलता है। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो पिलनी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती जो कि उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। ठीक है, अशोक के काल में तीसरी संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर अशोक ने माफ कर दिया था। कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ के अभिलेख ब्राही लिपि में हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा एवं ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। सर जॉन्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य भी मिलता है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों की सूचना प्राप्त होती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है। एक है संस्था मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले, और दूसरा है संचरा, इसका मतलब होता है अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। ठीक है, अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले तो सूची 1 को सूची 2 से आपका यहाँ सुमेलित करने वाला है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है ये। तो देख लेते ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। सी में क्या दे रखा है, मतलब आपका पहला का क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम का जो है कुमार देवी इसकी पत्नी का नाम था, और
समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी था। बी का 1, ए का 3 से हुआ, बी का 1 से हुआ मैचिंग, और सी का किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा था। ठीक है, ये आपका सी का 2 से हो रहा है, और बचा डी। डी का किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था, तो डी का 4 से हो गया मैचिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग यहाँ पर व्याख्या भी इसका देख लीजिए यहाँ आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये मंदिर जो है यूपी राज्य के ललितपुर जिले में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। शेष मंदिरों का विवरण इस प्रकार है, और जो मंदिर यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, नचना कुठार जो मंदिर है ये पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। देवता जो है पार्वती देवी के लिए बना है, और ये निर्माता गुप्त काल के समय में इसको बनाया गया। तो और तिगवा मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित है, ये विष्णु देवता को समर्पित है, ये गुप्त काल के समय में बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए तिगवा मंदिर या फिर विष्णु मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और भूमरा मंदिर जो है ये, या फिर शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, जो कि शिव को समर्पित है, ये गुप्त काल में बनाया गया था। ये फाहियान भारत में कब आया था? तो यहाँ अगर हम पहले व्याख्या इसकी देख लेते हैं, तो चीनी यात्री था ये फाहियान जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वह 399 ईस्वी में चीन से चला, वह 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में रहा, तथा 414 ईस्वी में वापस चीन पहुंचा था। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वैसा कुछ यहाँ पर 402 से 412 ईस्वी के बीच का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आप लोग यहाँ व्याख्या देख के समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से बाघ गुफाएं किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये बाघ गुफाएं जो हैं, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील में विंध्य पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों के मध्य नर्मदा घाटी में स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफाओं के चित्र जो है अजंता के समकालीन है। मतलब सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 20 है, कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पूर्व की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, इससे पहले। और हर्षवर्धन ने रत्नावली, ये नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका याचक है वह कौन सा है? तो वाचक है वह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर्ण सिक्का का। देखिए, गुप्त अभिलेखों में दिनार का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण सिक्का। वही रूपक जो है, रूपक या फिर ये रूपक चांदी के सिक्के थे। रूपक या फिर रूपक जो थे ये चांदी के सिक्के थे। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए तो गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखिएगा, गुप्त संवत का प्रवर्तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसको? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई। ठीक है, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज वर्तमान का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त जो कि 335 से 375 ईस्वी का काल था उसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय है विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक का अन्य नाम जो है देवगुप्त मिलता है इसका अन्य नाम। ठीक है, महरौली लेख के अनुसार चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक या फिर रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, अगर पूछा जाए फाहियान जो है चीनी यात्री जो था वो किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सर्व प्रमुख जो है महाकवि कालिदास थे।
कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य लगभग 415 से 455 ईस्वी का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। विलसड अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से 467 ईस्वी का जो काल था के स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग का धनुष वाण लिए हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। मिहिर कुल हुड़ शासक तोड़माड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है भृगुकक्ष भड़ौच था। ठीक है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार देखा जाए तो लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो है एरड़ से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य से हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा गया है। उदक भोग कहा गया है किसको? सिंचाई कर को कहा जाता था प्राचीन भारत में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। हर्ष के समय की विस्तृत जो सूचना है इसके दरबारी कवि वारभट्ट की कृति हर्ष चरित से प्राप्त होती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। वारभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में एलोरा की गुफा को कब शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, शिव को समर्पित है यह मंदिर। तो देखा जाए तो भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित है। ए में क्या है? पालीताड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। ये प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है ये, ठीक है, पालीताड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित है। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर सी सही, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव और शाक्य तथा जैन धर्म से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर होगा, नरसिंहदेव प्रथम ने यह मंदिर को बनवाया था। पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है कंपूचिया जो कि वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर जो कि वर्तमान में अंगकोर इसको बोला जाता है वहां कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। अब देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव और शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का
मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप शामिल हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। ये पालीताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिले हैं। एलिफेंटा से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा के शैलकृत गुफाओं में से गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों, 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नासिक की बौद्ध गुफाओं को पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक अमोदवर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिशेन 475 से 500 ईस्वी का काल था के मंत्री बराहदेव ने बौद्ध संघ को दान दिया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। ये लिंगराज मंदिर जो है नागर शैली का प्रमुख मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है नागर शैली से बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कराया गया। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात बोरोबुदुर का जो प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। पांडवों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ था। मामल शैली 640 से 674 ईस्वी की ये शैली है। इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। पल्लव कला की राजसिंह शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। पल्लवकालीन मामल शैली से बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। श्री निवासनूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। राजराजा के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। अब दक्षिण भारत चोल, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित जो है हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राज ने कराया था। तो चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो कि राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों और द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। अगला प्रश्न, निम्न पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन के, तो इसको आपका सीक्वेंस में इसको सजाना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ए में क्या है? 4 2 1 3, यानी कि पहले नंबर पर आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम,
फिर दूसरे पर आएगा यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम, 2 नंबर पर पहला ये, दूसरा ये। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा परमेश्वरमन प्रथम, यानी कि 1 नंबर, ठीक है, ये 3rd नंबर पे, पहले पे ये, दूसरे पे ये वाला ऑप्शन हो गया, 3rd पे ये वाला हो गया, और 4 नंबर पे कौन सा आ गया, ये निंद वर्मन आ गया, ठीक है, नंद वर्मन 2nd, ठीक है, ये 4 नंबर पे, ये सीक्वेंस में यहाँ पर सजेगा ऐसे, ठीक है। फर्स्ट में चौथा, 2nd में दूसरा वाला रहेगा, और 3rd में पहला वाला रहेगा, और ये चौथे में आपका तीसरा वाला रहेगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर व्याख्या इसकी। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसका काल था 600 से 630 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसका काल था 630 से 668 ईस्वी। फिर उसके बाद परमेश्वर वर्मन आता है, इसका लगभग काल था 670 से 700 ईस्वी। फिर नंदीवर्मन सेकेंड, इसका काल था 731 से 795 ईस्वी। ये इसका क्रम से सजा हुआ है यहाँ पर ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए सही है चोल। ये जो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंहल तथा मालदीव आदि द्वीपों की विजय प्राप्त की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है राजराज प्रथम ने। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल, पहले श्रीलंका को सिंहल कहा जाता था, श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जो है जन्नात मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था। उसने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ऑप्शन नंबर ए सही है कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। कुलोत्तुंग जो है फर्स्ट के समय में श्रीलंका का राजा कौन था? विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी और डी दोनों होगा, यानी कि नाना देशी और मणिग्रामम दोनों संबंधित थी आपका विदेशी व्यापार से, ठीक है, सी और डी दोनों होगा। यहाँ पर शिरडी जो है आपका एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी, शिरडी जो थी, ठीक है। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन काची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों में हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है आपका मणिग्रामम, नाना देशिस जिसे कि अपना नाना देशी भी कहा जाता है, वुलैंग, वॉलंजियर, इदंगे आदि, ठीक है। मणिग्रामम, नाना देशिस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे ये। अब इससे संबंधित हम लोग अब दक्षिण भारत चोल पल्लव एवं संगम युग से संबंधित हम और ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सिंहल जो कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनरुवा को राजधानी बनाया और नाम जो है जन्नात मंगलम रखा। राजराज फर्स्ट की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र फर्स्ट सम्राट बना। राजेंद्र फर्स्ट का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ये राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंहल ये सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में पड़ता था उसको जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने गगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा कोंडचालपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय में कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल जो है दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग फर्स्ट को चोल लेखों में
शुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन जो है कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। ठीक है, नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तगर जो था भारतीय काली मिर्च को प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में यवन प्रिय कहा गया है। अरिका मेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी जो कि पुडुचेरी है वर्तमान के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संगम सामान्यतः गोष्ठी या परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अपशिष्ट ही नहीं प्रत्युआगतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये शिलप्पाधिकारम का लेखक जो है इलंगो आडिगल था। तुरुकुलर तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसमें कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी का काल था ने अयनी सिंह की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी का काल था। उसने आपका मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तंजौर जो कि वर्तमान तंजावुर के शैल मंदिरों जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज फर्स्ट के काल में हुआ। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने पश्चिमी गंगोबुत्तुग सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। चोलों की राजधानी तंजौर जो कि वर्तमान में तंजावुर थी। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मुदैरेकोंड की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। वारभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बृहद्रथ का। ठीक है, बृहद्रथ का तो हर्षचरित्र की रचना वारभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वारभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी की रचना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 12वीं शताब्दी में हुई थी इसकी रचना दोस्तों। तो राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हड़ ने कश्मीर के शासक राजा जयसिंह जो कि उसका काल था 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में 12वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। राजतरंगिणी की में कुल 8 तरंग तथा 7,826 श्लोक हैं। ठीक है, लीलावती के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य जो लीलावती की रचना जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकवृद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है।
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है, विशाख दत्त है। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही है, जय सिंह उस समय शासक था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह था। उसका काल था 1128 से 1149 ईस्वी। उसी के शासनकाल के दौरान जो है 1148 से 1149 ईस्वी में आपका कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया था। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक है। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकेट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही है, जोनराज एवं श्रीवर ने। तो कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह, जो कि 1128 से 1149 का काल था, के शासनकाल में की गई थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्यमानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, तमिल राजशास्त्र का ये ग्रंथ है। संगम साहित्य में वर्णित तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना का श्रेय जो है अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को है। अब देखिए, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुद्रा राक्षस से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धंडीराज में मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है ये धुंडीराज ने। बृहज्जातक, पंच सिद्धालिका और बृहद संहिता आदि वराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ है ये। पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इन्होंने बृहस्पति सिद्धांत की रचना की थी। आर्यभट्ट, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल के समय में थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे ये। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थित है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। सूर्य जो है स्थिर रहती है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है। किसने? आर्यभट्ट ने कहा था अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया था। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यमन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये कालिदास जो थे, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की थी। किसने? कालिदास ने। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है ये। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की प्रलय कथा वर्णित है। प्रलय कथा वर्णित है इसमें। ठीक है, अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 7826 श्लोक है। राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हड़ के राजा जयसिंह ने की थी, जिसका काल था 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में हुई थी। जोनराज ने उनके शिष्य श्रीवर, जोनराज और उनके शिष्य जो थे श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार भी किया था। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्ठ के राजकवि थे। अश्वघोष की रचनाओं में 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है आपका बुद्धचरितम, दूसरा है सौंदरानंद और तीसरा है शारिपुत्र प्रकरण। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद
के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। कौन कौन से 3 नाटक? प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है ये। नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है ये। गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव, बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। कौन दोस्तों? जयदेव। गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक जो है पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है। इसके मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंचतंत्र जो है भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है आयर दानिश अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल को कहा जाता था आयरे दानिश, ठीक है, आयरे दानिश अबुल फजल को कहा जाता था, उसके द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था आपका पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कात्रंग का आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृति में लिखी थी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ जो है भास्कर सेकंड या फिर जिन्हें भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका सिद्धांत शिरोमणि जो है 4 भागों में कौन कौन से? लीलावती, बीजगणित तथा गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है ये। मिताक्षरा की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक है ये। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है ये। मत विलास प्रहसन के लेखक जो है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। दंडी ने 10 कुमार रचितम और काव्य दर्श की रचना की थी। मनुस्मृति जो प्रमुख रूप से 18 स्मृतियों में से एक है की रचना जो है मनु द्वारा की गई थी। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है ये। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की थी। अब देखते हैं विविध ज्ञानकोश से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित हम। तो क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषता प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी से ये अमरावती। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश जो कि गुंटूर जिले में स्थित अमरावती के स्तूप से आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है। स्तूप के चारों तरफ की वेदिका या फिर विष्ठिनी काफी लंबी थी जिसमें उषडीश फूलों से उत्कीर्ण सूचियां तथा तोरण द्वार एवं स्तंभ लगे थे। प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा था जिसे आर्यक मंच कहा जाता है। इस चबूतरे पर बने स्तंभों को आर्यक स्तंभ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्न में से किसने उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉन मार्शल ने करवाया था। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। यह प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ये दोस्तों तक्षशिला जो था यह विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में निम्न ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ऑप्शन नंबर सी सही है, भृगु ने। तो भृगु ऋषि महान जो है सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे। उनके वंशज जो हैं जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब विविध ज्ञानकोश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सतना के पास स्थित भरहूत में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। भरहूत स्तूप का निर्माण जो है ईंट गारों द्वारा अशोक के समय में हुआ है। भरहूत स्तूप की पाषाण वेदिका और तोरण द्वार जो है शुंग काल में निर्मित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश स्थित अमरावती स्तूप को कर्नल मैकेंजी ने खोजा था। सांची का प्राचीन नाम जो है काकनादबोट था। सांची विश्व भर में बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। हैगियोग्राफी संतों की जीवनी प्राचीन ग्रीक शब्द से बना है। हैगियो का अर्थ पवित्र तथा ग्राफी का अर्थ होता है लेखन होता है, ठीक है। सांची स्तूप को भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम से महत्वपूर्ण अनुदान प्राप्त हुआ। अमरावती से मूर्ति कला के जो पैनल मद्रास में रखे गए उन्हें
इलियट संगमरमर कहते हैं। भृगु ऋषि सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे। दोस्तों इसी के साथ ही पूरी प्राचीन इतिहास कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते